मिशन वंदे भारत के तहत दुबई से कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रनवे पर लैंड करने की बजाय विमान उसे पार कर गया और गड्ढे में जाकर गिर गया। विमान मुंह के बल गिरा और 2 टुकड़ों में बंट गया। विमान के पायलट और को पायलट के हादसे में मौत हो गई, जबकि क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित हैं। विमान में 2 पायलट, 4 क्रू मेंबर और 184 यात्री सवार थे। विमान शाम के 7:41 पर कालीकट एयरपोर्ट पर उतर रहा था। विमान हादसे में 170 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने मलबे से एक महिला और उसके बच्चे को जीवित निकाला, लेकिन महिला की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है। रेस्क्यू का काम सबसे पहले एयरपोर्ट पर मौजूद सीआईएसएफ की टीम ने शुरू किया। उसके बाद एनडीआरएफ ने राहत बचाव का काम संभाला। रात 11 बजे तक रेस्क्यू पूरा कर लिया गया था। घायलों को कोझिकोड और मलप्पुरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। विमान को लैंड कराने की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी। इसके बाद दूसरी बार कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से आगे चला गया। बताया जा रहा है कि विमान की ऊंचाई लैंडिंग के लिए जरूरी ऊंचाई से ज्यादा थी, वहीं उसकी रफ्तार भी लैंडिंग के लिए जरूरी रफ्तार से ज्यादा थी। कालीकट का एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जिसके चारों तरफ गहराई है। विमान को बेहद तजुर्बेकार और बेहतरीन पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे उड़ा रहे थे। कैप्टन साठे एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे। एयरफोर्स से विंग कमांडर के तौर पर रिटायर होने के बाद वो एयर इंडिया में आए। वो एनडीए के सबसे होनहार कैडर थे। उनके पिता भी ब्रिगेडियर थे और भाई भी सेना में थे। उसके भाई करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की। विजयन ने प्रधानमंत्री को राहत और बचाव की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के साथ संवेदना जताई। हादसे में कुल 19 लोगों की मौत हुई। इनमें से 17 मुसाफिर थे, जबकि 2 पायलट। हादसे की पुख्ता वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान रनवे को पार कर गया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम थी। हादसे के वक्त वहां भारी बारिश हो रही थी। रनवे पर भी पानी भरा था। घायलों को कोझिकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। अस्पतालों में बेहतर इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। विमान ने लैंडिंग की 2 कोशिशें की थी। दूसरी बार में ये लैंड कर पाया था और इस दौरान रनवे से फिसल गया और पास की खाई में जा गिरा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड ज्यादा थी। स्टैंडर्ड लैंडिंग स्पीड से ज्यादा होना भी हादसे की एक वजह हो सकता है। केरल में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से रनवे पर फिसलन थी, इसलिए विमान पहली कोशिश में लैंड नहीं कर पाया था और इसको दूसरी कोशिश करनी पड़ी थी। कोझिकोड के इस एयरपोर्ट को इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से डेथ ट्रैप भी कहा जाता है। इसके दोनों ओर खाई है। तकनीकी रूप से इसको टेबल टॉप एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यहां लैंड करना एक चुनौती है। बड़े विमानों के लिए यहां लैंडिंग की कम जगह है। कोझिकोड का रनवे नंबर 10 काफी छोटा है और आगे के हिस्से में खाई है, जिसकी वजह से यहां की लैंडिंग बेहद खतरनाक मानी जाती है। हालांकि एयर इंडिया के जो पायलट विमान उड़ा रहे थे वो ऐसे एयरपोर्ट पर लैंडिंग में एक्सपर्ट थे। प्लेन ने करीब दोपहर 3:30 पर दुबई से उड़ान भरी। कोझिकोड का मौसम खराब था। शहर में जोरदार बारिश हो रही थी और रात का वक्त था। प्लेन रनवे पर लैंड करते ही फिसल गया। दोनों पायलटों ने प्लेन को कंट्रोल करने की तमाम कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। प्लेन की 2 बार लैंडिंग हुई। पहली लैंडिंग सफल न होने पर दोबारा कोशिश की गई, लेकिन इस बार लैंडिंग हादसे में तब्दील हो गई। पूरे हादसे में शुक्र था कि प्लेन में आग नहीं लगी, वरना मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता था। प्लेन में कुल 190 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 174 बालिग, 10 बच्चे और 2 पायलट थे। 4 लोग कैबिन क्रू से थे।
घायलों का इलाज मिम्स और बेबी मेमोरियल अस्पताल कालीकट में चल रहा है। कुल 92 मुसाफिर कोझिकोड के अलग अलग अस्पतालों में हैं। इसमें माइथरा, BMH, क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज, स्टार केयर अस्पताल शामिल हैं। 20 घायलों को मलप्पुरम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा कि बारिश और मौसम ही हादसे की बड़ी वजह लगती है। फिसलन की वजह से विमान रुक नहीं पाया। उनका भी मानना है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट पर लैंडिंग में दिक्कत होती है। पुरी ने कहा कि हादसे की तफसील से जांच होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से अच्छे तालमेल के साथ काम हो रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सुबह हालात का जायजा लेने के लिए कालीकट पहुंच गए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुरलीधरन केरल से ही हैं। 9:30 बजे वो हादसे की जगह पर भी जाएंगे। बाद में वो हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से भी दिन में मुलाकात करेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने हादसे पर दुख जताया है। एक बयान जारी करके अमेरिका ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। अमिताभ बच्चन ने भी विमान हादसे पर कहा कि यह भयानक त्रासदी हुई। उन्होंने कहा कि हम हादसे में बचे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज तक के रिपोर्टर गोपी उन्नीथन सबसे पहले मौके पर पहुंचे और हालात को अपनी आंखों से देखा। आज तक ने ही सबसे पहले हादसे की जगह की लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाई। आज सुबह कोझिकोड का मौसम साफ है। हादसे की जगह पर विमान का एक बड़ा हिस्सा साफ दिख रहा है। कल के हादसे में विमान 2 हिस्सों में बंट गया था। सुबह की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे विमान रनवे के पास स्थित स्लोप से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। इस पूरे इलाके में भारी बारिश का असर साफ दिख रहा है। पूरे इलाके में बारिश की वजह से हरियाली है। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ काफी दिनों से बारिश हो रही थी। हादसे की जगह पर सुबह काफी तादाद में लोग जमा हो गए। एयरपोर्ट के भीतर भी कुछ अधिकारी नजर आए जो स्थिति पर नजर रखे हुए थे। विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। सुबह की तस्वीरों में दिखा कि विमान का एक हिस्सा एयरपोर्ट की दीवार के पास आकर टिक गया। विमान के टूटे हिस्से के दोनों दरवाजे खुले दिख रहे थे। इन्हीं दरवाजों से घायल मुसाफिरों को तुरंत निकाला गया था। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों ने रिया से पूछा कि क्या उन्होंने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। अगर हाँ तो वो पैसा कहाँ है। रिया की कमाई का स्रोत क्या है। रिया की सालाना कमाई कितनी है। रिया से उनकी संपत्ति का हिसाब भी ईडी ने मांगा। ये भी पूछा गया कि वे सुशांत के खातों को किस हक से ऑपरेट कर रही थी। ईडी की पूछताछ के दौरान रिया ने सुशांत के पैसे के इस्तेमाल से इनकार किया है। रिया ने ईडी को बताया है कि उन्होंने अपना खर्च खुद अपने पैसे से उठाया है। ईडी की निगाहें खार ईस्ट में खरीदे गए रिया के फ्लैट पर है, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है। रिया का दावा है कि उन्होंने अपनी कमाई के 25 लाख रुपए उस पर खर्च किए, जबकि 60 लाख रुपए का लोन लिया गया। रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने ITR और ऑडिट रिपोर्ट भी रखी है, जिसके मुताबिक 2016-17 में रिया चक्रवर्ती का टर्नओवर 29,25,584 रुपए था, जिसमें प्रॉफिट के तौर पर 9,44,398 रुपए दिखाए गए हैं। 2017-18 में रिया का टर्नओवर 45,47,000 रुपए हो गया, जिसमें 12,55,304 रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया है। 2018-19 में रिया का टर्नओवर 58,35,480 रुपए पहुंच गया। साल 2019-20 में प्रॉफिट बढ़कर 14,54,032 रुपए तक पहुंच गया। ईडी ने रिया के साथ ही उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ की। सुशांत जिन 2 कंपनियों के डायरेक्टर थे, वो दोनों कंपनियां नवी मुंबई के उलवा में साई फॉर्चून बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 503 के पते पर रजिस्टर्ड हैं। ये फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का है। ईडी ने रिया के पिता से पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो फ्लैट सुशांत के पैसे से खरीदा गया था। ईडी अधिकारियों ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की। शोविक चक्रवर्ती का नाम सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर दर्ज है। इसके अलावा रिया के सीए रितेश शाह से भी तमाम सवाल पूछे गए हैं। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ हुई है। सुशांत के दोस्त
सिद्धार्थ पिठानी से प्रवर्तन निदेशालय 8 अगस्त को पूछताछ करेगा। सुशांत केस में चल रही जांच के बीच उनके परिवार ने भगवान पर भरोसा जताया है। रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची तो उसके कुछ ही देर बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हर हर महादेव। सुशांत का परिवार उनकी मौत के लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार मान रहा है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके माता पिता और भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शुक्रवार को बिहार पुलिस ने सीबीआई को सुशांत केस से जुड़े तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मामले में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया जाए। इसके साथ ही अदालत से अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई करेगा। बिहार पुलिस तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है। बिहार पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि रिया का परिवार सुशांत के पैसे हड़पना चाहता था। हलफनामे में यह भी आरोप है कि सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई। आरोप यह भी है कि रिया सुशांत को दवाओं का ज्यादा डोज दिया करती थी। रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड से नया खुलासा हुआ है और मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत की मौत के बाद रिया और बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच 21 जून से 18 जुलाई के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हुई। रिया ने 21 जून को पहली बार बांद्रा डीसीपी से फोन पर 28 सेकंड तक बात की थी। 22 जून को डीसीपी ने रिया के लिए मैसेज छोड़ा था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया के बीच बातचीत को लेकर मुंबई पुलिस ने सफाई दी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत की मौत के बाद रिया को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। ये फोन कॉल उसी वक्त के हैं। सभी कॉल ऑफिशियल वजहों से किए गए थे। दक्षिण भारत में जहां केरल में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है, मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने केरल में 15 लोगों की जान ले ली है। बारिश की मार से धसकती धरती ने कई मकानों को पल भर में मलबे का ढेर बना दिया। इससे पहले कि लोग जान बचाकर भाग पाते, उनके पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई। मलबे में 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। 12 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। राहत और बचाव का काम अब भी चल रहा है। केरल के ज्यादातर इलाकों में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी के चलते राजमाला की पहाड़ियों का इलाका कमजोर होकर लगातार धसक रहा है। मुन्नार, इडुक्की और वायनाड में लगातार पहाड़ धंसने की घटनाएं हो रही हैं। केरल के सीएम पी विजयन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी है। उत्तर भारत में भी बारिश से कमजोर हुए पहाड़ खौफ पैदा कर रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। इस मंजर के बीच सड़क के दोनों तरफ के वाहन जहां के तहां खड़े रह गए। रुद्रप्रयाग में भी केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। रास्ता कई जगहों पर बंद हो गया है। पिछले 3 दिन से हाईवे पर आवाजाही बंद है। बिहार के सारण में तटबंध के टूटने से बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सिद्धवलिया थाना परिसर में इतना पानी है कि पुलिस अधिकारियों को नाव से आना जाना पड़ रहा है। सड़कों पर 3 से 5 फीट पानी है। सिद्धवलिया के भारत शुगर मिल्स परिसर भी लबालब है। फैक्ट्री में काम करने वालों को डूब डूब कर ड्यूटी करनी पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने रेलवे स्टेशन को अपना आशियाना बना लिया है। बाढ़ के पानी ने दरभंगा शहर की सूरत बदल दी है। शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाजितपुर मोहल्ले में सड़कों पर नाव चल रही है। सड़क पर कमर भर पानी है। हालत ये है कि लोग बाइक, कार के बदले नाव खरीद रहे हैं। छपरा के बाढ़ पीड़ितों का पारा आसमान पर है। बाढ़ जीने नहीं दे रही है और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। सारण के अमनौर प्रखंड मुख्यालय पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने लाठी डंडों से लैस होकर प्रदर्शन किया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके गांव में जबरन नहर को काटकर बाढ़ का पानी प्रवेश करवाया गया है और अब सुध लेने वाला कोई नहीं है। मुरैना पुलिस ने 5 युवकों को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से 3 युवती के सगे भाई हैं। आरोप है कि मेले से लड़की को अगवा कर उसके साथ 48 घंटे तक गैंगरेप किया गया। रेप के बाद युवती को जंगल में फेंक दिया गया।
लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 को धर दबोचा। रतलाम पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। सैलाना में 7 दिन पहले बांसवाड़ा के एक युवक का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक हत्या से 2 दिन पहले ही महेंद्र नाम के इस युवक की शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी के रिश्तेदार बनकर आए 4 लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। शादी एक मैरिज ब्यूरो के जरिए हुई थी। मीनाक्षी नाम की यह महिला पिछले 8 महीने में 6 शादियां कर चुकी हैं। एक शादी के लिए उसे 10,000 रुपए मिलते थे। राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने पुत्र प्राप्ति के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक महिलाओं को इलाज के नाम पर लोहे के चिमटे से पीटता था। प्रताड़ना के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को धर दबोचा। तांत्रिक के पास महिला को जबरन ले जाने वाले पति को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के अमरोहा में ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जिस युवती की हॉरर किलिंग के आरोप में उसके पिता और भाई को जेल भेज दिया था, वो जिंदा घर वापस लौट आई है। युवती पिछले साल 6 फरवरी को अचानक गायब हो गई थी। आरोप है कि पुलिस ने लड़की के पिता, भाई और जीजा को पीट पीट कर उससे गुनाह कबूल करवाया था। यूपी के हमीरपुर में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कोचिंग संचालक ने छात्रा को मार्कशीट देने के बहाने बुलाया था और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब छात्रा ने ये बात घर वालों को बताई तो उन्होंने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान एक बार फिर अपने पुराने तस्करों को सक्रिय कर रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने करीब 70,000 रुपए के नकली नोट के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये नोट पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फेंके गए थे। सोमवार को एक नाबालिग ने HDFC बैंक में ट्रैक्टर की किश्त जमा करवाने के लिए 5,000 रुपए नकली नोट जमा करवाए थे। इसी नाबालिग से पुलिस को बाकी तस्करों की जानकारी मिली। बेगूसराय में इलाके के बंटवारे को लेकर किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। नगर थाने के गेट पर जमकर मारपीट हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों गुटों के बीच इलाके का बंटवारा कर मामला खत्म करवाया। झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पप्पू चौधरी नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके घर से चाइना मेड पिस्टल सहित 19 हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किए। पप्पू चौधरी की निशानदेही पर बत्तूकला गांव से अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इस मिनी गन फैक्ट्री से बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में हथियारों की सप्लाई की जा रही थी।